जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन से सेशन पे जो कि होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप मॉक। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के मुश्किल से 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि टेंशन्स एकदम अपर लेवल पे होंगी, है ना। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो एग्ज़ाम में पहली बार दे बैठेंगे तो टेंशन तो होती है ना। ऊपर से सिलेंडर क्राइसिस का टेंशन अलग चल रहा है। तो खैर ये टेंशन्स चलती रहेंगी और इन चीज़ों को एंजॉय करिए, क्योंकि ये चीज़ें जनरेशन पर जनरेशन आती रहती हैं। आपके बाबा के ज़माने में कभी स्वतंत्रता फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, आपके पिताजी के ज़माने में भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, तो आपके ज़माने में भी तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो काफ़ी सारी क्राइसिस आ चुकी हैं, जैसे अभी 19-20 में कोरोना आया था, है ना। अब सिलेंडर क्राइसिस, तो ये सब क्राइसिस आते रहेंगे आपके। तो इन चीज़ों में टेंशन नहीं लेना, इन चीज़ों को एंजॉय करिए। खैर जो का पार्ट है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के 10 से 12 दिन रह गए हैं, तो टेंशन आपके एकदम अपर लेवल पे होंगी, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए मैं आपके लिए 5 ऐसे बेहतरीन से मॉक लेके आया हूँ जिससे जो एग्ज़ाम में पहली बार बैठेंगे उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने एग्ज़ाम पहली बार देखा है या मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहली बार देखे हैं, है ना। और जो लोग इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनकी तैयारी को ये मॉक 5 मॉक एकदम अपर लेवल पे उनकी तैयारी को लेके जाएंगे, है ना। तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 7:5 है। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हुए तो फेल हुई लड़कियों और फेल हुए लड़कों का अनुपात क्या है ना। तो क्वेश्चन क्या है, लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:5। कितना है, 7:5। क्या है, लड़कियां, तो पहले लड़कियां हैं, गर्ल्स लिखते हैं। गर्ल्स रेशियो बॉयज़ कितना है, गर्ल्स रेशियो बॉयज़ है 7:5। 7:5। एक चीज़ आपको पता होगी कि रेशियो में कोई भी अगर संख्याएं हैं तो उन रेशियो में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उस रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे करना होता है, जो हम एक रेशियो में करेंगे वही सेम दूसरे रेशियो में भी करेंगे। जैसे अगर हम पहले रेशियो में 5 से गुणा करें तो दूसरे रेशियो में भी 5 से गुणा कर दें तो इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, क्या बताया मैंने कि दोनों रेशियो में अगर सेम चेंज करें तो उस रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, अब हम इनमें चेंज करेंगे क्यों, क्योंकि हमें अपने कैलकुलेशन को क्या करना है, आसान बनाना है। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है गर्ल्स का रेशियो 7, बॉयज़ का रेशियो है 5। तो इनको सरल बनाने के लिए हम गर्ल्स मान लेते हैं 70, ठीक, और बॉयज़ मान लेते हैं 50। ठीक, दोनों में क्या किया, दोनों में क्या दिया, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, बॉयज़ कितने हो गए, 50। अब कह रहा है कि यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हुए तो हमें अनुपात पूछ रहा है फेल होने का, अनुपात पूछ रहा है फेल होने का, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दिया है पास होने का। तो अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं, 60%। लड़कियां अगर 40% पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई है, 60%। फेल कितनी हुई है, 60% फेल हुई हैं। ठीक, 60% फेल। अगर बॉयज़ 60% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, बॉयज़ फेल कितने हुए हैं, बॉयज़ फेल हुए हैं 40%। कितने हुए हैं, 40%। ठीक, तो 70 का 60% कितना होता है, 70 का 60% होता है 42। 70 का 60% कितना होता है, 42। परसेंटेज तो निकाल लेते होगे ना आप, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इतना तो पढ़े ही होगा, है ना। 70 गुणा 60/100। परसेंटेज का साइन जब हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 7 गुणा 6 कितना होता है, 42। अगर परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने परसेंटेज की 2 क्लासें चैनल पे ली हैं। तो परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने बेसिक से एकदम परसेंटेज पढ़ा है, तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है बॉयज़ 40% फेल हुए हैं, पास
पास हुए हैं, 60% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए 40%। 50 का 40% कितना होता है, 50 का 40% होता है 20। कितना होता है 20। ठीक, तो रेशियो क्या है 42 रेशियो 20, 42 रेशियो 20। तो अगर ये 2 से काटे हम तो कितना आ जाएगा 21 रेशियो 20 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी 21 रेशियो 10। अब तो ये सरल होएगा नहीं, अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो आंसर क्या है 21 रेशियो 10। ठीक, कौन सा है, डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन। समझ में आया, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है 84, 36 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 84, 36 एंड 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 84, 36, 36, 24। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेन टाइम में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो राइटिंग ना समझ में आया तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। चलो, 84, 36 और 24 कैल्शियम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। ठीक, 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 84, 2 से कटेगा आ जाएगा 42, 42 और 36 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 18, 12 2 से कटेगा कितना, 24 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 12। ठीक, फिर अगला 2 से काटेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 से 42 कटेगा कितना आ जाएगा 21, 2 से 18 कटेगा कितना आ जाएगा 9, 2 से 12 कितना आ जाएगा 6। ठीक, कितना आ जाएगा 6। फिर उसके बाद अभी भी फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 21 तो कटेगा नहीं, तो 21 को वैसे ही लिख देते हैं। 9 भी नहीं कटेगा तो 9 को भी वैसे ही लिख देते। 6 कटेगा तो 2 से 6 कटेगा कितना आ जाएगा 3। अब किससे कटेगा, अब अगला नंबर आएगा 3। ठीक, और 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 1 3। फिर कितने से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 7, 3 से कटेगा 1, फिर 3 से 1। अब किससे कटेगा, अब 7 से ही कटेगा क्योंकि 7 7 से ही कटता है ना, तो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा कितना 1। अब इनका क्या करते हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 3 72, और 72 गुणा 7 कितना होता है, 72 गुणा 7 होता है, 72 गुणा 7 होता है 504। 72 गुणा 7 कितना होता है 504, 504। तो 84, 36 और 24 कैल्शियम कितना आ जाएगा 504। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, एलसीएम तो हम 5 या 6 क्लास में पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, इस टाइप के जब भी सवाल आपको मिल जाए, जितना और उतना वाले, कौन से सवाल, जितना और उतना वाले। जैसे लिखा है किसी वस्तु को 1540 रुपये में, अगर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इसको बोल सकते किसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 1140 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक, तो उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जहाँ पर कभी भी जितना और उतना दिख जाए तो हमें क्या करना होता है, दोनों प्राइसेस को जोड़ के आधा कर देना होता है, वही उसका क्या होता है सीपी होता है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। जिस रेट पर हम किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, ठीक, उस पर हमेशा हमें लाभ या हानि होती है। जैसे हम कोई चीज़ 100 की खरीद के लाए, ठीक, उसको हम 120 में बेच देंगे तो 20 रुपये का लाभ हो गया, और उसी को हम अगर 80 में बेच देंगे तो कितना 20 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक, तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो कह रहा है 1540 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, 1540 रुपये पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1140 रुपये बेचने पर हानि। तो मैंने क्या बताया, जहाँ भी जितना उतना दिख जाए, जहाँ भी जितना उतना दिख जाए तो वहाँ पर क्या करना होता है, दोनों रेट को, दोनों प्राइस को जोड़ के आधा करना होता है। ठीक, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 15 11 26 और 40 40 80, यानी 2680। कितना आ जाएगा 2680 रुपये, 2680। और 2680 का क्या करना है, आधा करना है। 2680 का आधा करो कितना आ जाएगा 1340।
1340 कितना आ जाएगा 1340। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीपी, ये हमारा क्या हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक, सीपी यानी क्रय मूल्य। और लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 1340 रुपये सीपी है और हमें इसको बेचना है 25% लाभ पर, 25% लाभ पर। परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब मैंने बताया था कि 4 ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और 1 ये क्या होती है जो बढ़ना या घटना होता है। लाभ हो तो 1 बढ़ेगा और हानि हो तो 1 घटेगा, ये नहीं कि हमेशा 1 ही बढ़ेगा या 1 ही घटेगा, ठीक। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू और जो ऊपर होती है वो बढ़ने या घटने वाली होती है, ठीक। लाभ हो रहा है यानी 4 में से 1 बढ़ेगा, 4 में से 1 बढ़ेगा तो ये बिकेगा कितने में 5/4 पे, कितने बिकेगा 5/4 पे, यानी 1340 गुणा 5/4, 1340 गुणा 5/4, 4 से 1340 काटो कितनी बार कटेगा 4 3 12, फिर 4 3 12 और 4 5 20, 335, 335, 4 से 1340 कटेगा और गुणा कितना करना है 5, गुणा कितना करना है 5, कितना आ जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17, 5 15 1 16, 1675, यानी इसका जो विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य इसका क्या आ जाएगा 1675। कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, कौन सा ऑप्शन है डी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके पास। तो ये तो बोर्ड मास का नियम आप पढ़े होंगे पहले, क्या होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास यानी बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को, फिर क्या करना होता है ऑफ को सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक। यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ यानी का, ठीक, डिवाइड यानी भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद घटाना, उसके बाद जोड़ या घटाना साथ में कर सकते हैं, ठीक। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पे लगेगा, लगाओ कैसे होगा। सबसे पहले का सॉल्व करना है ना, सबसे पहले का सॉल्व करना है, तो का मतलब होता है गुणा, ठीक। तो 2 गुणा 3, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 2 गुणा 3 और डिवाइड बाई 9, ठीक, इंटू 18, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ब्रैकेट प्लस, ठीक। अब देखो ब्रैकेट में क्या है 6 और 3 9, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 9 का 1 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 9, ठीक। अब 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बटे 9, ठीक, भाग कहाँ चले जाएगा नीचे चला जाएगा, गुणा 18 और प्लस 9, प्लस कितना आ जाएगा 9, 3 से 9 कटेगा कितना बार 3 बार, यानी 3 त्रिका 9, 3 से 18 कटेगा कितने बार 6 बार, 6, और 6 गुणा 2 हो जाएगा कितना आ जाएगा 12, 6 गुणा 2 कितना आ जाएगा 12, 12 प्लस 9, आंसर कितना आ जाएगा 21, आंसर कितना आ जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन है सेकंड। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, उसके बाद एडिशन से उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक। याद रहेगा कि नहीं। क्या बोलते हैं इसको बोर्ड मास का नियम, क्या बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चला गया क्या, 4 नंबर हो गया ना, हाँ। नेक्स्ट है 5 नंबर। कह रहा है पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। पी कितने दिन में कर सकता है, पी कर सकता है 15 दिन में, पी कर सकता है 15 दिन में, और क्यू कितने दिन में कर सकता है, क्यू कर सकता है 20 दिन में। फिर आगे कह रहा है वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और पी काम छोड़कर चला जाता है। पी क्या कर रहा है, पी काम छोड़कर चला जाता है, तो क्यू अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, ठीक। क्या करना होता है हमें 15 और 20 का क्या लेना होता है एलसीएम, 15 और 20 का क्या होता है एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, 15 से
60 में 15 से भाग देना है, यानी कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। 60 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये पी का एक दिन का काम आ गया, ये पी का कितना है, एक दिन का काम है। ठीक, वैसे ही क्यू में 60 में 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। 60 में 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। तो ये 4 और 3 क्या है, ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी, यानी पी एक दिन में 4 काम करता है और क्यू एक दिन में 3 काम करता है। पी एक दिन में 4 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। क्या करते हैं, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो पी 5 दिन तक एक साथ काम कराओ। पहले तो एक दिन में क्या कितना कर रहे हैं, 4 ये कर रहा है, 4 पी कर रहा है, क्यू कितना कर रहा है 3, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है 7, 5 दिन में कितना हो जाएगा 7 गुणा 5, 5 दिन में कितना हो जाएगा 7 गुणा 5, यानी 35 काम। कितना हो जाएगा 35 काम 7 दिन में हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लेते हैं क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, चल रही। ठीक, तो एक दिन में कितना हो रहा है, एक दिन में काम हो रहा है 7, 5 दिन में कितना हो जाएगा 35 काम, 5 दिन में कितना हो जाएगा 35 काम हो जाएगा। फिर कह रहा है और फिर पी काम छोड़कर चला जाता है, यानी 5 दिन तो एक साथ काम किए उन्होंने। ठीक, उसके बाद पी काम छोड़कर चला गया, तो क्यू अकेला बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी 5 दिन उन्होंने 7 काम किया, तो 60 में से 5 दिन उन्होंने 7 काम किया, तो कितना 35 काम तो हो गया है। कितना हो गया 35 काम हो गया है। तो 60 में अगर 35 घटाएंगे हम, 60 में 35 घटाएंगे तो बचे कितना 25, यानी 35 काम हो गया, 25 काम बचा है। और पी तो चला गया है, पी तो क्या हुआ, पी चला गया है, लेकिन क्यू अभी बचा है। तो ये जो 25 काम बचे हैं ये क्यू ही करेगा। और क्यू एक दिन में काम कितना करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है। क्यू कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो 25 काम कितने दिन में करेगा, 25 में 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे कितने बार कटेगा 8 बार। कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 सही ऊपर बचेगा 1, 8 सही 1/3, कितना बचेगा 8 सही 1/3, यानी क्यू बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा 8 सही 1/3 दिन में। तो आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। ठीक, समझ आया सभी को, नहीं सबको समझ आया होगा। ठीक, अब मेरे सामने तो हो नहीं तो एक से पूछते समझ आया कि नहीं, है ना। तो ऑनलाइन का ये एक घाटा है कि हम एक दूसरे से क्या नहीं हो पाते, फेस टू फेस नहीं हो पाते, है ना। एक दूसरे के इमोशन नहीं समझ पाते कि किस बच्चे के मन में क्या चल रहा है ना। तो डाउट, चलो कोई ना, डाउट सेशन रखेंगे फिर कभी, है ना। अभी हम क्या करते हैं, मॉक पे ध्यान देते हैं। हमें कितने 22 सवाल करने हैं, है ना, क्योंकि राका में मैथ और रीजनिंग के लगभग 21 या 22 सवाल ही आते हैं। तो 8-9 क्वेश्चन किसके आते हैं, जीएस के आते हैं ना। तो जीएस के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, मैंने केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसी वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 144, ए स्क्वायर कितना है 144, ए स्क्वायर कितना है 144। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144, क्योंकि वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 144 किसका वर्ग होता है 12 का, है ना। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यानी उस वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मूल वर्ग की भुजा कितनी है 12, जो हमारा अभी जो वर्ग हमें पता है उसकी भुजा कितनी है 12, और जिसका परिमाप हमें ज्ञात करना है उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा है मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर, मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर। यानी इसका विकर्ण जो होगा, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा वो इस वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। क्या बताया मैंने, जो इस वर्ग का विकर्ण होगा वो इस वर्ग की क्या होगी, भुजा होगी। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है रूट 2 इंटू भुजा, रूट 2 इंटू भुजा। क्या होता है रूट 2 इंटू भुजा, यानी रूट 2 इंटू ए। अगर भुजा ए है
तो √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। अब इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 12, इसकी भुजा कितनी है 12, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण, इसका विकर्ण हो जाएगा 12√2, क्या हो जाएगा 12√2, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 12√2। अब कह रहा था कि जो इसका विकर्ण है वो इस वाले की भुजा है, जो इस वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो इसकी क्या है, भुजा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12√2, 12√2, भुजा कितनी हो जाएगी 12√2। अब हमें क्या पता करना था, हमें इसका वर्ग ज्ञात करना था, हमें इस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था। तो किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, किसी वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा इसकी कितनी है 12√2, भुजा कितनी है 12√2, तो 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा 48√2, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 48√2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। समझ आया कि नहीं। कह रहा था एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर है। एक बार और समझा दें, ठीक। कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर। मूल वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो 144 था, तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 144, ए बराबर √144, अंडर रूट होता है 12, 12 का अंडर रूट 144 वर्गमूल होता है 12, वर्गमूल क्या होता है 144 का 12, ए बराबर आ जाएगा 12, यानी इसकी जो भुजा है, इस वर्ग की भुजा है वो क्या है 12 है। ठीक, कह रहा था परिमाप उस वर्ग का ज्ञात करना है जिसकी भुजा मूल वर्ग के विकर्ण के बराबर, यानी इसका जो विकर्ण है वो नए जो वर्ग की भुजा है, जो इसका विकर्ण है वो नए वर्ग की क्या है भुजा है। इसका विकर्ण हमें निकालना है, तो किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू भुजा, यानी √2 इंटू ए। इसकी भुजा कितनी थी 12, तो √2 इंटू 12, यानी विकर्ण इसका हो जाएगा 12√2। विकर्ण कितना आ जाएगा 12√2। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप, हमें इसका ज्ञात करना है परिमाप। और परिमाप किसी वर्ग क्या क्या होता है 4 गुणा भुजा, भुजा आता है इसकी 12√2, तो 4 गुणा 12 यानी 48√2। समझ आया? आई थिंक सबको समझ आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 45 है। तीन संख्याओं का औसत 45, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऐसे क्वेश्चंस में संख्याएं माननी होती है ना। तो जो फर्स्ट कितने नंबर है, तीन संख्या है, तो मान लो 1 2, ठीक, और ये 3, ठीक, 3 संख्या है। अब हमें पता करना होता है कि कौन सी संख्या हमें नहीं पता है। देखो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, यानी पहली संख्या हमें पता है कि दूसरी संख्या की दोगुनी। फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी दूसरी संख्या भी हमें पता है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें पता कौन सी संख्या नहीं है, हमें तीसरी संख्या नहीं पता है, तो हम तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं x, तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं x। अब पढ़ो, कह रहा था दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। अब थोड़ा सा और पढ़ो, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 2 गुनी है, दूसरी संख्या 3x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 गुनी हो, यानी 6x, कितना हो जाएगा 6x। अब औसत का फॉर्मूला पढ़े हुए, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। नहीं समझ आ रहा है क्या, राइटिंग बहुत बेकार बनी इसमें है ना। वैसे राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है भी नहीं, इसमें और बेकार बननी। कोई नहीं, समझने का प्रयास करना थोड़ा है ना। क्या बताया मैंने कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या,
संख्या, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, यानी 45 बराबर संख्याओं का योग। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6x है, 3x है, x, यानी इनका जोड़ 6x प्लस 3x प्लस x। और कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3, यानी 3, कितना आ जाएगा 3। अब 6x 3x और x ये जोड़ के कितना हो जाएगा 10x, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 10x। 10x बटे 3 बराबर 45, कितना हो जाएगा 45, ठीक। तिरछा गुणा कर दो तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, 10x बराबर आ जाएगा 10x बराबर 45 गुणा 3 कितना होता है 135, 135। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 135, इधर लिखते हैं क्या, इधर देखो है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 135 बटे 10, ठीक। 10 से भाग करते हैं तो ऊपर एक क्या आ जाता है दशमलव आ जाता है, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13.5। अब हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा था, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या x ही है, क्योंकि 3x x से बड़ी है, 6x उससे भी बड़ी है ना। सबसे छोटी संख्या क्या है x है। तो आंसर कितना आ जाएगा 13.5, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन को 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार ही करती है, प्लस अपनी भी लंबाई पार करती है। अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं फिगर से, तो ये मान लो प्लेटफॉर्म है कोई, ये क्या है प्लेटफॉर्म है, नहीं इसको बनाते हैं ट्रेन, इसको क्या बनाते हैं ट्रेन, ठीक। इधर से क्या उड़ रहा है ये धुआं, ठीक। ये कोई ट्रेन है, इसको पार क्या करना है, कोई प्लेटफॉर्म पार करना है, ठीक। कोई क्या करना है, ये है मान लो प्लेटफॉर्म, ये क्या है प्लेटफॉर्म। ट्रेन यहाँ से चली, मान लो यहाँ से चली, तो जब ट्रेन यहाँ से चलेगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है, तो ये तो प्लेटफॉर्म के बराबर ही दूरी चली। अब क्या करना है, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन कहाँ पे आ जाए, ट्रेन आ जाए यहाँ पे, ट्रेन कहाँ पे आ जाए यहाँ पे, ठीक। ट्रेन कहाँ पे आ जाए यहाँ पे। तो ट्रेन जब यहाँ पे आ जाएगी तो क्या करा उसने, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार ही की, जो ये प्लेटफॉर्म था उसकी वो तो लंबाई पार ही की, प्लस अपनी भी लंबाई उसने पार की। जब इसने ये अपनी पूरी लंबाई पार की तब ये क्या हुई, ट्रेन प्लेटफॉर्म के पार हुई, ठीक। तो हमेशा याद क्या रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई तो पार ही करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार ही करती है, प्लस अपनी भी लंबाई पार करती है, ठीक। और जब भी कोई ट्रेन किसी मनुष्य को पार करती है तो वो क्या करती है, खुद की लंबाई पार करती है। अब मनुष्य उसकी लंबाई के आगे क्या जीरो ही है ना, मनुष्य की लंबाई तो कोई लंबाई है नहीं, अब इसकी लंबाई क्या ही माने, है ना। तो ये क्या होता है, नगण्य होता है, जीरो होता है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करे, किसी मनुष्य को पार करे तो अपनी लंबाई पार करती है, लेकिन जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है, प्लस अपनी भी लंबाई पार करती है, ठीक। तो कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, है ना। तो समय बराबर क्या होता है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है किसका, चाल दूरी समय में जो संबंध होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से अगर हम संबंध निकालें दूसरा तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है समय, तो समय का संबंध अगर निकालना चाहें इसी फॉर्मूले तो समय बराबर हो जाएगा, समय आ जाएगा इधर, समय कहाँ पे आ जाएगा, चाल की जगह, चाल कहाँ पे आ जाएगा, समय की जगह। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतना समझ में आया कि नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है,
दूरी है 1600, दूरी है 1600, 1600 क्योंकि 1600 क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की भी लंबाई पार करेगी, 1600 प्लस 500, 1600 प्लस 500 यानी कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन चलेगी 2100 मीटर। कितनी दूरी चलेगी 2100 मीटर। अब देखो ट्रेन की जो चाल दे रखे हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं। हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड में। हमें क्या निकालना है मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखे हैं और आंसर भी कितने में दे सेकेंड में दे रखे हैं। तो हमें जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, क्या करना हो, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो हम कितने का गुणा करते हैं, 5/18 गुणा करते हैं। कितने गुणा करते हैं 5/18 का, सॉरी कितने गुणा करते हैं 5/18। 6 से काटो, ये कटेगा 10 बार, 6 दाम 60 और 18 कितना कटेगा 3 बार, तो 6 त्रिका 18 यानी कितना आ जाएगा 10 गुणा 5 आ जाएगा 50/3। कितना आ जाएगा 50/3, 50/3। और ये अब चाल किस में है, मीटर पर सेकेंड में। इसमें चाल मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 50/3, 50/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 1600 और 1600 प्लस 500 कितना हो जाएगा 2100। कितना हो जाएगा 2100, 3 चला जाएगा ऊपर यानी 2100 गुणा 3/50, 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 210 कटेगा कितनी बार 42 बार, 42 पंजे कितना होता है 210 और 42 और गुणा 3, 42 गुणा 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 126, 126। तो समय कितना लगेगा 126 सेकेंड। कितना लगेगा 126 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक, तो की पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखने हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी प्लस अपनी भी लंबाई पार करेगी। ठीक, और जब भी प्लेटफॉर्म और एक और क्या होता है पुल, और क्या होता है पुल, तो जब भी कोई ट्रेन पुल और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी प्लस अपनी भी लंबाई पार करेगी। और जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी या किसी व्यक्ति या मनुष्य को पार करेगी तो वो अपनी ही लंबाई पार करती है। ठीक, ये पॉइंट्स ये याद रखने हैं। दूसरा और क्या याद रखना है कि जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 गुणा करते हैं, और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5, जस्ट उल्टा। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही व्यंजक चुनिए। ठीक, तो सबसे पहले इन सवालों में क्या करना होता है, इन सवालों में जो अगर ऑप्शन इस तरीके आ जाए ना, वैसे तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देगा फिर उसका आंसर पूछेगा कि ये बदल के आंसर क्या आएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या दे रखे हैं, इक्वेशन देके समीकरण दे रखे हैं कि कौन सा इक्वेशन इसमें सही है, कौन सा समीकरण इसमें सही है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखें तो हमेशा सबसे पहले क्या करना, 1 नंबर ऑप्शन उठाना, फिर उसके बाद 2 नंबर ना करना, उसके बाद 4 नंबर करना। क्यों, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपका समय लेने के लिए या तो पहले ही दे देगा। ठीक, अगर उसके माइंड में ये नहीं होगा कि हमें बच्चे का समय खाना है या समय ज़्यादा लगवाना है इस क्वेश्चन में, तो वो तो पहला ही दे देगा, या तो नहीं तो फिर क्या देगा, चौथा देगा कि आप पहला चेक करो, फिर दूसरा चेक करो, फिर तीसरा चेक करो, तब चौथे में हो, तब तक आपके कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, है ना, इक्वेशन चेक करने में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो फिर कौन सा ऑप्शन चेक करना है, हमें चौथा ऑप्शन जाना है सीधे। ठीक, तो हम सबसे पहले पहला करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है 44। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, तो 44 गुणा 2, 44 गुणा 2। उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो 44 गुणा 2 प्लस प्लस। उसके बाद 8, 8 के बाद है गुणा, 8 के बाद क्या है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा का अर्थ कह रहा है भाग, गुणा का अर्थ भाग, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग, 8 भाजक 4। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस 10 बराबर 0। ठीक, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो यही इक्वेशन सही है, अगर इस इक्वेशन का मान 0 आ रहा है तो यही वाला सही है, नहीं तो फिर दूसरा चेक करेंगे, है ना। 44, अब मैंने बताया था अभी बोर्ड मार्क्स के नियम, क्या बताया था बोर्ड मार्क्स का नियम, सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो क्या करेंगे, सीधे सबसे पहले क्या हो जाएगा डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी 44 गुणा 2 ऐसे ही लिखा रहने दो, 44 गुणा 2 प्लस
प्लस 4 से 8 में भाग दें कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस 2 माइनस 10, 88 2 कितना होता है 90, 88 2 होता है 90, 90 माइनस 10, 90 में से 10 जाएंगे कितना आ जाएगा 80, 90 में से 10 जाएंगे कितना आ जाएगा 80, यानी ये कितना आ रहा है 80, लेकिन इक्वेशन में क्या कह रहा था, इक्वेशन में मिलाना है 0, यानी ये गलत है, यानी ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं आएगा ना। दूसरा चेक करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं ना। तो ये पहला वाला तो चेक हो गया है ना, पहला वाला तो सही नहीं है, पहला वाला क्या है गलत है, ये तो गलत है। अब हम क्या करना है, मैंने बताया कि दूसरा नहीं करना, अब सीधे चौथा करना है ना। कौन सा करना है, चौथा। कह रहा है 6, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 6 गुणा हो जाएगा 7, 6 गुणा हो जाएगा 7 गुणा, उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, यानी 6 गुणा 7 भाजक कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, प्लस 8, फिर उसके बाद क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, माइनस 20 बराबर कितना है 2, यानी इस इक्वेशन का मान अगर 2 आ जाए तो यही सही हो गया ना। 6 क्या करना, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, तो 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 गुणा, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी 3 नीचे चला जाएगा है ना, 3 क्या चला गया भाग में, प्लस 8 माइनस 20, प्लस 8 माइनस 20, 3 से 6 कटे कितना बार, 2 बार, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 का गुणा 2 में वो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, 14 प्लस 8 माइनस 20, 14 प्लस 8 माइनस 20, यानी 14 8 कितना होता है 22, 14 और 8 22, 22 माइनस 20, 22 माइनस 20 कितना होता है 2, 22 माइनस 20 कितना होगा 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ गया और राइट हैंड साइड में तो 2 ही था, तो यही वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक, तो मैंने वही बताया कि जब भी एग्जामिनर को लगेगा कि आपका टाइम खाना है ना, अगर हम देखो यहाँ से पहला ऑप्शन चेक करते, फिर दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, उसके बाद कहीं चौथे पे आते हैं ना, तो टाइम बहुत लग जाता है, हमें 2 या 3 मिनट लग जाते हैं। हमें एग्जाम में क्या करना है, अपना टाइम ही बचाना है ना। तो पहले आप फर्स्ट वाला करेंगे चेक, उसके बाद डायरेक्ट चौथा वाला। ठीक, अगर पहला वाला ना निकले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक सामान्य घड़ी में 1:20 का समय हो रहा, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण होगा। ठीक, जब भी हमें टाइम दे दे और सुइयों के बीच कोण पूछे तो क्या करना है, हमें सबसे पहले जो टाइम दे रखा है उसको लिख लो। कितना टाइम है, 1:20, 1:20। फिर हमें क्या करना होता है, 11 और 60, 11 60 यानी 60 11 से गुणा कराना होता है। 60 11 से क्या करना होता है, गुणा कराना होता है। यानी देखो 1:20, एक ये क्या है घंटे और 20 क्या है मिनट है, 1 घंटे 20 मिनट है, तो हमें कितने से गुणा कराना होता है, 11 और 60 से, 11 60 से, 11:60, 11:60। 11 क्या है घंटे हैं और 60 क्या है मिनट है, लेकिन मल्टीप्लाई हमें उल्टा कराना होता है, घंटे का मिनट से कराना होता है और मिनट का घंटे से कराना होता है। क्या बताया मैंने कि उल्टा मल्टीप्लाई कराना होता है, 11 60 का मिनट का घंटे से कराना होता है और घंटे का मिनट से कराना होता है। ठीक, एक यहाँ पे क्या है घंटे, एक यहाँ पे घंटे, तो इसका गुणा किससे कराएंगे, मिनट से कराएंगे, तो मिनट यहाँ पे क्या है 60, तो उल्टा गुणा कराना होता है 60, कितने से गुणा कराएंगे 60, और 20 यहाँ पे क्या है मिनट है, 20 यहाँ पे क्या है मिनट है, तो मिनट का गुणा किससे होगा, घंटे से होगा, तो 20 गुणा 11, 20 का गुणा किससे कराएंगे 11 से, क्योंकि 11 यहाँ पे घंटे हैं और 20 यहाँ पे मिनट। उल्टा गुणा कराना होता है। समय सही दे रखा है, कौन सा दे रखा है 1:20, तो हमें गुणा किससे कराना, उल्टा कराना 60 11 से। ठीक, अब हमें इनका गुणा कराना है और अंतर निकालना है। गुणा 20 गुणा 11 होगा कितना आ जाएगा 220, 20 गुणा 11 होगा किया जाए कितना आ जाएगा 220, और 60 गुणा 1 होगा कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना होता है, अंतर निकालना होता है। अंतर क्या निकालना होता है, अंतर, माइनस नहीं भैया, माइनस और अंतर में क्या फर्क होता है, फर्क होता है। माइनस में होता है कि हम कोई भी संख्या घटाएं, ठीक, वो अगर किससे निशान सही था तो वो माइनस है, वो मतलब घटाया, लेकिन अंतर हमेशा किससे होता है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से।
अंतर हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या, यानी 220 में से 60 घटाएं कितना आ जाएगा, 160। 160 अंतर निकालने के बाद क्या किया जाता है भैया, अंतर निकालने के बाद इसको 2 से भाग किया जाता है, यानी आधा किया जाता है, जो भी आता है वही हमारा उत्तर होता है। 2 का 160 में से 2 से भाग दो कितना आ जाएगा, 80। यही क्या है, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री। एक बार फिर से बता दूं क्या, मैं एक बार फिर से बता दूं क्या है, एक सामान्य घड़ी में 1:20 हो रहा है, समय कितना है, 1:20। तो हमें क्या करना है, 1:20 में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक, कोण ज्ञात करना है। तो क्या बताया मैंने कि घंटे का मिनट से गुणा कराते हैं और मिनट का घंटे से, यानी 1:20 है तो हम गुणा किससे कराएंगे, 60 और 11 से। किससे कराएंगे, 60 11 से, यानी 1 का गुणा 60 से होगा, 20 का गुणा 11 से होगा, 20 का गुणा 11 से किया जाए तो 220 आएगा, 60 का 1 से होगा तो 60 आएगा। फिर इन दोनों का अंतर निकालते हैं, जो अंतर आता है उसमें 2 से भाग कर देते हैं, जितना आता है वही हमारा क्या होता है, उन दोनों सुइयों के बीच का कोण। ठीक, तो 160 में से 2 से भाग किया तो कितना है, 80 डिग्री, यानी इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में बैंकर को क्या लिखा जाता है, बैंकर को लिखा जाता है LFS CBO। ठीक, उसी भाषा में कन्फर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, ये किसका क्वेश्चन है, ये है किसका क्वेश्चन है, नाम नहीं याद आएगा। ठीक, चलो नाम से कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या करना होता है, रिलेशन देखना होता है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक, रिलेशन देखो, कोई रिलेशन बन रहा है क्या, देखो सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं, BANKER, BANKER। बी का कितना होता है, बी का होता है 2, ए का कितना होता है 1, एन का कितना होता है 14 यानी 14, के का कितना होता है 11, ई का कितना होता है 5 होता है, आर का कितना होता है 18, आर का कितना होता है 18। इसको क्या लिखा जा रहा है, LFSCBO। एल का कितना होता है, एल का होता है 12, एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, एस का कितना होता है, एस का होता है 19, सी का कितना होता है 3, बी का कितना होता है 2, ओ का कितना होता है 15, ओ का कितना होता है 15। अब देखो कोई रिलेशन बनने आएगा, कोई रिलेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा होगा। कैसे बन रहा है, दिख रहा है क्या, अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन देखोगे तो दिखेगा। कैसे दिखेगा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एन का क्या हो रहा है 14, एन का होता है 14, 14 से कितना हो रहा है 6, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है क्या भैया, बिल्कुल बन रहा होगा। देखो एन का 14, 14 1 15, 11 1 12, 5 1 6, 18 1 19, 1 1 2 और 2 1 3। कैसे बनना है देखो, दो एक कितना होता है 3, 2 से ये 3 हो रहा है, ए से ये कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है 2, 14 से ये कितना हो रहा है 15 हो रहा है, 14 से ये कितना हो रहा है 15, 11 से ये कितना हो रहा है 12 हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, 18 से ये कितना हो रहा है 19 हो रहा है। यानी हमें जो फोर्थ वाला दिया है, फोर्थ वाला हमें फर्स्ट पे लिखना है एक बढ़ा के, फोर्थ वाला हमें क्या लिखना है, फोर्थ वाला फर्स्ट में लिखना है वो भी एक बढ़ा के, यानी जो कन्फर है, जो कन्फर लिखा है हमारा, क्या लिखा है कन्फर, CONFFER। ठीक, सी का कितना होता है, सी का होता है 3, ओ का कितना होता है 15, एन का कितना होता है 14, एफ का कितना होता है 6, ई का कितना होता है 5, आर का कितना होता है 18, आर का कितना होता है 18। क्या करना है हमें, चौथे को फर्स्ट में लिखना है, चौथे को फर्स्ट में लिखना है एक बढ़ा के, चौथे में एफ, एफ के क्या आगे क्या आता है जी, एफ के आगे क्या आता है जी, ई। ठीक है, ई को हमें दूसरे में लिखना है, ई के आगे क्या आता है एफ, जी एफ, आर के आगे क्या आता है एस, जी एफ एस, यानी एफ का जी हो गया, ई का एफ हो गया, आर का यस हो गया। ठीक, कितने ऑप्शन में है,
सभी में है, GFS सभी में, यानी आगे भी करना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा था, फिर हो रहा था फिर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हमें किसे उसी के आगे लिखना है। 14 से ये कितना हो रहा था, 14 से 15। अच्छा देखो ये क्या है, फर्स्ट वाला किस में आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है 4th नंबर पे। फर्स्ट वाला क्या आ रहा है 4th नंबर पे, वो भी एक बढ़ के, यानी सी का आगे क्या आएगा, डी आएगा। सी का आगे डी आएगा, कहाँ पे आएगा, 4थे नंबर पे आएगा। सी के आगे डी आएगा, सी के एक आगे डी। ओ का क्या होगा, ओ के एक आगे क्या होता है, पी, डी पी। एन के आगे एक क्या होता है, ओ। एन के आगे एक क्या होता है, ओ। यानी हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा, GFS, ये क्या है, डी, ये क्या है, डी। GFS DPO, GFS DPO किसमें है, DPP है, गलत, DPP गलत है, DMO गलत है, DPO, GFS DPO। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोरा उत्तर की ओर 10 मीटर चली, फिर वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चली, उसके बाद पूर्व की ओर 3 मीटर चली। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक, तो दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा ही कि जब हम पेज पे अपनी दिशाएं बनाते हैं तो वो किस तरह बनता है, एन नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट होता है आपके राइट साइड, वेस्ट होता है आपके लेफ्ट साइड, साउथ होता है नीचे। किस तरीके, मैंने किस तरीके याद किया, मैंने इस तरीके न्यूज़, इस तरह न्यूज़ लिख दो, किस तरह न्यूज़ लिख दो, इस तरह न्यूज़ लिख दो, NEWS, ये आपकी दिशाएं होती हैं पेज पे। ठीक, NEWS कैसे लिखना होता है, NEWS। ठीक, NEWS। नॉर्थ होता है ऊपर, ईस्ट होता है आपके राइट साइड, वेस्ट होता है आपके लेफ्ट साइड, और साउथ होता है आपके नीचे साइड। ठीक, अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि नोरा उत्तर की ओर 10 मीटर चली। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर, यानी ये कोई बिंदु है, ऊपर 10 मीटर चली। कितना चली, 10 मीटर, 10 मीटर, क्योंकि नॉर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, नॉर्थ क्या होता है, ऊपर होता है। 10 सही से लिखेंगे, थोड़ा इसको पतला करते हैं ना, बहुत मोटा है, सही से दिख नहीं रहा। हाँ, कह रहा है नोरा 10 मीटर उत्तर की ओर चली, 10 मीटर ऊपर, यानी 10 मीटर ऊपर की ओर चली। ठीक, फिर कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चली। अब देखो उत्तर होता है ऊपर और दक्षिण होता है जस्ट नीचे। दक्षिण क्या होता है, जस्ट नीचे, यानी पहले वह 10 मीटर ऊपर गई, लेकिन फिर 6 मीटर वो दक्षिण यानी नीचे लौट आई, तो 6 मीटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। तो नोरा अभी मान लो यहाँ से चली थी। ठीक, ये कोई बिंदु है, यहाँ से चली थी, 10 मीटर ऊपर चली थी, 10 मीटर ऊपर चली थी, अब 6 मीटर नीचे लौट आई। 6 मीटर कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये यहाँ पे 10 मीटर यहाँ तक गई है। ठीक, 6 मीटर यहाँ पे आ जाएगी, तो अब नोरा यहाँ पे है। अब नोरा कहाँ पे, यहाँ पे है, और इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर, क्योंकि 6 मीटर ऊपर से नीचे आ गई, पूरी थी 10, ऊपर से 6 मीटर नीचे आ गई, तो अब यहाँ पे बची 4 मीटर। ठीक, अब कह रहा है 6 मीटर नीचे आ गई, फिर वह पूर्व की ओर चली। पूर्व की ओर कितना चली, 3 मीटर चली। पूर्व की ओर कितना चली, 3 मीटर, और पूर्व कहाँ पे होता है आपके राइट साइड, यानी पूर्व इधर है। ठीक, पूर्व कहाँ पे, इधर, और कितना चली है, पूर्व की ओर 3 मीटर चली, पूर्व की ओर चली है 3 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगी 3 मीटर, ये हो जाएगी 4 मीटर। फिर कह रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर, तो हमेशा छोटी वाली दूरी निकाली है, तो ये तो छोटी दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। छोटी दूरी कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ से 4 मीटर चलेगी, यहाँ से 3 मीटर, ये तो बड़ी दूरी होगी, 7 मीटर हो जाएगी। हमेशा छोटी दूरी ज्ञात करते हैं, तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। वैसे क्वेश्चन में विस्थापन बताना चाहिए था ना, क्योंकि विस्थापन सबसे छोटा मार्ग होता है, तो क्वेश्चन में बोलना चाहिए विस्थापन। तो कह रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, तो नॉर्थ था ये क्या था, नॉर्थ था, ये क्या था, नॉर्थ, ये था नॉर्थ, ये था ईस्ट, ये क्या था, ईस्ट, ये था वेस्ट, और ये क्या था, ये था साउथ, ये क्या था, साउथ। ईस्ट थोड़ा इधर बनाते हैं, ये था ईस्ट, ये था ईस्ट। ठीक, तो अब हमें दूरी याद करनी, तो ये अगर 4 है, ये अगर 3 है, तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 और 3 4 5 की ट्रिपलेट आपने पढ़ी होगी, 3 4 5। अगर 3 आधार है,
4 लंब है तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 5। दूरी तो आ जाएगी 5, लेकिन दिशा कौन सी होगी, दिशा देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है और ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और इसके बीच की दूरी ये बीच वाली है ना, ये है नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ है, इधर की ओर ईस्ट है, तो ये जो बीच का होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये बीच का जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो दिशा हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट और दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, 5 मीटर नॉर्थ और ईस्ट। दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में मशीन को लिखा जाता है 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। मशीन को क्या लिखा जा रहा है, मशीन MACHINE, मशीन को लिखा जा रहा है आपका 19, 9, 7, 19, 7, 9, 14, फिर 15, 20 और 11, 20 और 11। ठीक, सबसे पहले इनके हम जो रियल कोड होते हैं वो लिख लेते हैं। एम का होता है 13, एम का कितना होता है 13, ए का होता है 1, सी का होता है 3, एच का होता है 8, और उसके बाद आई का होता है 9, एन का होता है 14, ई का होता है 5, ई का होता है 5। अब देखो रियल जो कोड होता है वो एम का होता है 13, लेकिन इसमें कितना दे रखा है 19, इसमें कितना दे रखा है 19। ए का होता है 1, इसमें कितना दे रखा है 7, सी का होता है 3, इसमें कितना दे रखा है 9, एच का होता है 8, इसमें दे रखा है 14, आई का होता है 9, इसमें दे रखा है 15, एन का होता है 14, इसमें दे रखा है 20। ठीक, ई का होता है 5, इसमें दे रखा है 11, इसमें कितना दे रखा है 11। तो कहीं ना कहीं हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये 6 जोड़ के हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रियल कोड में 6 जुड़ रहा है, रियल कोड में क्या हो रहा है, 6 जुड़ रहा है। 13, 6, 19, 1, 6, 7, तो 3, 6, 9 और 8, 6, 14 और 9, 6, 15, 14, 6, 20 और 5, 6, 11। यानी रियल कोड में 6 जोड़ के लिख रहा है। क्या कर रहा है, रियल कोड में 6 जोड़ के लिख रहा है। तो हमें कोड किसका पूछ रहा है, हमें कोड पूछ रहा है एवरेज का। कोड हमें किसका पूछ रहा है, एवरेज का। तो ए का होता है 1, बी का होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ए का होता है 1, जी का होता है 7, ई का होता है 5। अब हमें क्या करना है, इनमें 5 जोड़ के लिखना है। हमें क्या करना है, 5 जोड़ के लिखना है। 1 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 7, 1 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 22 में से 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक, 5 में से 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद आर 18 में से 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ए फिर से ए में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जी 7 होता है, 7 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये होता है 5, ये होता है 5 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 11। यानी कोड बनेगा हमारा 7, 28, 11, 24, 7, 13, 11। 7, 28, 11, 7, 28, 11, 24, 7, 13, 11। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या चुनिए जो निम्न संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। ठीक, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। ठीक, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी आएगी। लिखा 4, 4, 4, 10, 10, 28, 10, 28, 28 के बाद आ रहा है 82, 82 के बाद आ रहा है 244, 244, 244 के बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर आ रहा है 2188, फिर कितना आ रहा है 2188। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, इन सब के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या है नहीं, तो यानी हमें गुणा उना कहीं दिख नहीं रहा है। देखो गुणा करके देखो, 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20, 8 28, 28 दूनी 56, ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक, ज़्यादा बढ़ रहा है ना कहीं अंतर दिख रहा है। देखो 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है 6, 4 और 10 के बीच का अंतर कितना है 6, 10 और 28 के बीच का अंतर कितना है 18,
ठीक। 28 और 82 के बीच का अंतर कितना है? 54। कितना है? 54। 82 और 144 के बीच 244 के बीच का अंतर कितना है? 82 तो 84, 84 60 144 यानी 162। कितना है? 162। 162 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हमें निकालना है कि क्या आएगा। ठीक, देखो कोई पैटर्न बनने आएगा, कोई पैटर्न बन रहा है क्या? 6 से 18 हो रहा है यानी 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 यानी गुणा 3। कितना हो रहा है? गुणा 3। फिर 18 गुणा 3, 18 त्रिका 54, 18 त्रिका 54 यानी गुणा 3। फिर से क्या हो रहा है? गुणा 3। 54 3 162 यानी गुणा 3। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है? गुणा 3 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है? गुणा 3 यानी 162 में भी गुणा क्या हो जाएगा? 162 गुणा 3। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितने के बराबर होगा? 162 गुणा 3 के बराबर होगा। 162 गुणा 3 के बराबर। 162 गुणा 3 का 3 दूनी 6, 3 छंग 18 के 8, हासिल 1 और 3 1 कम 3 1 4, 3 1 कम 3 1 4 यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 486। 486। तो संख्या क्या होगी? 486 में 244 जोड़ दो, वही क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। 486 में कितना जोड़ना है? 244, 244, 244। 6 4 10 के 0, हासिल 1, 8 4 12 13 3, हासिल 1, 4 2 6 1 7 यानी संख्या कितनी है? 730। कितनी संख्या? 730। बी नंबर ऑप्शन। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। समझ आया? समझ आया कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या श्रेणी 343 216 27 और 126 में गलत है? ठीक है, हमें गलत पद निकालना है। देखो कह रहा है 343 216 27 और 126 इनमें गलत संख्या ज्ञात करनी। अगर माइंड में थोड़ा स्ट्राइक हो रहा हो, माइंड अगर स्ट्राइक कर रहा हो तो देख रहे होगे कि 343 किसका क्यूब होता है? 343 होता है 7 का क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। 27 होता है 3 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब। अगर आपको पता हो तो 126 किसी का क्यूब नहीं होता है। 126 किसी का क्यूब नहीं होता है। 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। लेकिन 126 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या गलत है? 126 गलत है, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या लिखी हैं? किसी न किसी संख्या का क्यूब लिखी हैं, लेकिन 126 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या गलत है? 126। आंसर कौन सा जो हो जाएगा? 126। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस आरेख को पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को अच्छे ढंग से दर्शाता है। यानी स्त्रियां, बहनें और माताएं में हमें क्या संबंध ज्ञात करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वेन आरेख है जो स्त्रियां, बहनें और माताएं में सही संबंध दर्शाता है। देखो ध्यान से अगर समझो तो क्या इसमें एक निकल रहा है निष्कर्ष कि जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। यानी माताएं अंदर रहेंगी, माताएं छोटे गोले में रहेंगी और उसके बड़े गोले में कौन रहेंगी? स्त्रियां रहेंगी। उसके बड़े गोले में क्या रहेंगी? स्त्रियां रहेंगी। फिर उसके बाद क्या है? बहनें। उसके बाद क्या है? बहनें। तो थोड़ा सा और अगर समझने की कोशिश करो तो आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि जितनी भी बहनें होती हैं वो क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। वो भी क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। तो बहनें भी किसके अंदर आएंगी? बहनें भी आएंगी स्त्रियों के अंदर। ठीक, ये बड़ा वाला गोला किसका है? बड़ा वाला गोला है स्त्रियों का। बड़ा वाला गोला किसका है? स्त्रियों का। और जो छोटे वाले दो गोले हैं वो एक तो है माताओं का और एक किसका है? बहनों का। एक किसका है? बहनों का। तो जितनी भी बहनें होती हैं वो सारी स्त्रियां होती हैं और जितनी भी माताएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक चीज और समझ सकते हो कि कुछ जो माताएं होती हैं वो बहनें भी होती हैं और जो कुछ बहनें होती हैं वो माताएं भी होती हैं। तो बहनों और माताओं के बीच भी हमें कुछ ना कुछ संबंध देखने को मिल रहा है। यानी कुछ बहनें क्या होती हैं? माताएं होती हैं और कुछ माताएं भी क्या होती हैं? बहनें होती हैं। तो जो माताओं और बहनों के बीच का संबंध है वो ये है।
और जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो क्या होती हैं, सारी स्त्रियां होती हैं। जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। समझ आया कि नहीं, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार बता दें कि क्या बताया मैंने कि जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं, सारे वो सारी क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं। जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं। ठीक, जितनी भी माताएं होती हैं हमारी, जितनी भी माताएं हमारी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, स्त्रियां होती हैं। यानी छोटा गोला रहेगा माताओं का, ठीक, और स्त्रियां बड़े गोले में रहेंगी। ठीक, और दूसरा अगर हम बोलें कि जितनी भी बहनें होती हैं, जितनी भी बहनें होती हैं वो भी क्या होती हैं, सारी स्त्रियां होती हैं। यानी स्त्रियों का गोला बड़ा रहेगा, स्त्रियों का गोला बड़ा रहेगा। तो हम एक गोले में यार बोलें, एक गोले में दोनों बनाओ तो ये हो जाएंगी स्त्रियां। उसके अंदर क्या होगी, माताएं होंगी। उसके अंदर क्या होंगी, माताएं होंगी। और उसी के अंदर बहनें होंगी। उसी के अंदर क्या होंगी, बहनें होंगी। लेकिन कुछ बहनें जो होती हैं वो माताएं होती हैं और कुछ माताएं भी क्या होती हैं, बहनें होती हैं। लेकिन सभी माताएं बहनें नहीं होती ना, सभी बहनें माताएं होती हैं। ठीक, कुछ होती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके। ठीक, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल में ध्यान से देखना होता है, आकृति को बहुत कठिन नहीं होती। कुछ बच्चे कहते हैं कि एयरफोर्स की नॉन वर्बल बहुत कठिन आती है, कुछ कठिन नहीं आती। बस हमें फिगर्स को ध्यान से देखना होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है ना, वो पैटर्न ही हमें देखना होता है कि इस फिगर में कौन सा पैटर्न बन रहा है ना। तो पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले फिगर में एक ये हुक टाइप बना हुआ है, एक क्या बना है, हुक टाइप बना हुआ है। ठीक, दूसरे वाले सबसे पहले हम हुक को ही देखते हैं, एक एक आकृति के, देखो ना। पहले वाले फिगर में एक हुक बना हुआ है, दूसरे वाले फिगर में दो हुक हो गए, दो हुक हो गए। फिर तीसरे वाले फिगर में हुक का क्या हुआ, हुक हुए ये घूमे 90 डिग्री, कैसे, सॉरी 90 डिग्री कैसा घूमे, 90 डिग्री घूमे क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे। तो ये कैसे हो गए, इस तरीके हो गए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे तो ये इस तरीके हो गए। फिर अगले वाले में क्या हुआ, एक बढ़ गया, एक क्या हुआ, बढ़ गया। देखो पहले क्या था, एक था, एक से दो हो गए। फिर तीसरे वाले में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे लेकिन बढ़े नहीं। ठीक, कैसा पैटर्न चल रहा है, पहले एक बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा नहीं लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक, उसके बाद फिर से बढ़ेगा, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर से बढ़ेगा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरीके पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, एक बढ़ेगा फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एक बढ़ेगा फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो क्या क्या हुआ है, पहले एक बढ़ा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर एक बढ़ा, अब क्या होगा, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। अब 90 डिग्री कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके आपको दिखेगा। ठीक, तो इस तरीके देखो किस में दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पहले वाले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, उल्टा है ना। दूसरे वाले ऑप्शन में भी उल्टा है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी क्या है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी उल्टा है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, चौथा ऑप्शन। आगे चेक करने की ज़रूरत हमें है नहीं वैसे, लेकिन पढ़ने के लिए हमें चेक करना होगा। ठीक, देखो एरो में एक वाला तो क्लियर हो गया, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले एरो देखो, एरो क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसी चलती है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है। ये तो हो गया क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक, घड़ी की उल्टी दिशा में, अगर ऐसे ऐसे चले तो ये घड़ी की उल्टी दिशा है। ठीक, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ गए हो गया ना। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये देखो क्लॉकवाइज घुमा, ऊपर की तरफ घुमा, इस तरीके घुमा ना, इस तरीके, तो क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज घूम के क्या हुआ, एक बढ़ गया, क्या हुआ, एक बढ़ गया। पहले क्लॉकवाइज घूमेगा फिर एक बढ़ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा फिर एक बढ़ जाएगा। देखो क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमा फिर एक बढ़ा, फिर क्लॉकवाइज घूमा, अब एक बढ़ेगा, एक क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दो एरो है तो कितने हो जाएंगे, 3 एरो हो जाएंगे। तो ये देखो 3 एरो हो गए। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर सीरीज है, फिर से नॉन वर्बल। ठीक, क्या हो रहा है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, कह रहा है, हाँ देखो
ये जो सर्किल है, ये तो जो सर्किल है वो इधर आ रहा है, जो सर्किल है वो इधर आ रहा है, जो ट्रायंगल है वो इधर आ रहा है, जो डबल सर्किल है वो इधर आ रहा है, ट्रायंगल नीचे आ रहा है, ये वाला सर्किल इधर आ रहा है, और जो रेक्टेंगल है वो इधर आ रहा है, और जो स्टार टाइप है वो इधर आ रहा है। क्या हो रहा है, सब आपस में स्थान बदल रहे हैं, और किस तरीके बदल रहे हैं, कुछ इस तरीके कि कैसे बदल रहे हैं, क्लॉकवाइज बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, क्लॉकवाइज बदल रहे हैं। देखो ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। कैसे, देखो फिर से देखो, अगले वाले में क्या हो रहा है, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, देखो है ये वाला इधर, ठीक। फिर ट्रायंगल आ जाएगा इधर, देखो ट्रायंगल आ गया इधर, है ट्रायंगल इधर। फिर सर्किल आ जाएगा बीच में, देखो सर्किल है बीच में, ठीक। रेक्टेंगल आ जाएगा ऊपर, रेक्टेंगल देखो है बीच में, स्टार आ जाएगा इधर, स्टार आ जाएगा इधर। तो इसी तरीके चल रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक। तो यही वाले अगले वाले क्वेश्चन में होगा, अगले वाले इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी जो सर्किल है वो यहाँ पे आएगा। सर्किल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो सर्किल यहाँ पे आएगा, ठीक। रेक्टेंगल कहाँ पे आएगा, रेक्टेंगल आएगा यहाँ पे, रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे। स्टार कहाँ पे आ जाएगा, स्टार आ जाएगा यहाँ पे, स्टार आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये जो डबल सर्किल है यहाँ, ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, जो डबल सर्किल है वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। और जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये किस में दिख रहा है, देखो ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार है, स्टार होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, डबल सर्किल, स्टार। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से देखो, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सीरीज में क्या हो रहा है, ठीक। देखो क्या हो रहा है, जो पेंटागन है ये यहाँ पे है, रेक्टेंगल यहाँ पे, ट्रायंगल यहाँ पे है, सर्किल यहाँ पे है, स्टार यहाँ पे। फिर अगले वाले में क्या हुआ, स्टार आ गया ऊपर, स्टार आ गया ऊपर, सर्किल उसके पीछे, ट्रायंगल उसके पीछे, रेक्टेंगल उसके पीछे, और पेंटागन उसके पीछे। फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर उसके बाद स्टार एक ऊपर आ गया, और उसके बाद सर्किल, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद रेक्टेंगल या पेंटागन। तो कहीं ना कहीं आप देखो, जैसे आप नोकिया 1600 में आप गेम खेलते थे, कौन सा वाला, सांप वाला, कौन सा गेम खेलते थे, सांप वाला, कि वो एक एक स्टेप क्या बढ़ता था, आगे बढ़ता था। ऐसे ही तो बढ़ता था, कैसे बढ़ता था आगे, ऐसे ही तो बढ़ता था, ऐसे पीछे से आगे बढ़ता था, आगे वाला चलता था, और पीछे से वो आगे आया करता था, ऐसे ही तो चलता था। देखो ये ऐसे ही चल रहा है ना, देखो ये आगे आया, ये पीछे से यहाँ आगे आया, ठीक। ये जितना जितना ये आगे बढ़ रहा है, जितना जितना ये आगे बढ़ रहा है, उतना उतना वो पीछे से भी क्या आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज और हो रही, क्या हो रही, देखो जो शेप यहाँ पे आ रहा है, जो शेप यहाँ पे लेफ्ट लोअर, लेफ्ट साइड लोअर में, सॉरी राइट साइड लोअर में जो फिगर आ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो डार्क होता जा रहा है। वो कैसा हो रहा है, डार्क हो रहा है। देखो ये डार्क हो गया, ये सर्किल डार्क हो गया, ट्रायंगल डार्क हो गया, रेक्टेंगल डार्क हो गया। यानी जो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड लोअर में आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आकृति आएगी वो डार्क हो जाएगी, सांप की तरह आगे बढ़ाना है, और पीछे से भी हमें उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो देखो स्टार कहाँ पे आ जाएगा, स्टार आ जाएगा यहाँ पे, स्टार कहाँ पे आ जाएगा, स्टार आ जाएगा यहाँ पे, स्टार आ जाएगा यहाँ पे। उसके पीछे हमें जस्ट क्या लाना है, सर्किल, यानी सर्किल यहाँ पे आ जाएगा बीच पे, ठीक। उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, उसके जस्ट पीछे आ जाएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे। उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ पे। और उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, पेंटागन, उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, पेंटागन, पेंटागन। लेकिन पेंटागन कैसा होगा, पेंटागन होगा डार्क। क्यों होगा, क्योंकि जो राइट साइड लोअर में आकृति आ रही है, जो फिगर आ रहा है, वो कैसा हो रहा है, डार्क हो रहा है। वो कैसा हो रहा है, डार्क, यानी जो पेंटागन होगा वो होगा डार्क। तो इसको कर दो डार्क। तो इस तरीके कुछ दिख रहा है कहीं पे, देखो स्टार, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पेंटागन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर, सॉरी डी नंबर, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक। कौन सा वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक लाइन है, फिर उसके बाद दो लाइन है। सबसे पहले एक लाइन, फिर दो लाइन,
एक लाइन, दो लाइन, फिर कितनी लाइन्स आई? 3 लाइन आई। फिर कितनी लाइन आई? 3 लाइन आई। फिर से देखो, एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, फिर कितनी लाइन आई? 4 लाइन आई। तो कहीं ना कहीं पैटर्न क्या दिख रहा है कि पहले एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर 3 लाइन आएंगी, फिर 4 लाइन आएंगी। ठीक, कैसा आ रहा है? पहले एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर 4 लाइन। ठीक, ऐसे ही तो पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देखो एक थी, यहाँ पे कितनी थी? एक थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे कितनी आई? 3 हो गई, यहाँ पे कितनी होगी? 4। फिर से देखो यहाँ पे एक बढ़ी, यहाँ पे क्या बढ़ी? एक बढ़ी, यानी इसके ऊपर हमें कितनी लाइन्स बढ़ानी है? 2 बढ़ानी है। यहाँ पे हमें कितनी लाइन बढ़ानी है? 2 बढ़ानी है। कितनी लाइन बढ़ानी है? 2 बढ़ानी है। तो दो किस में बढ़ रही? देखो इसमें तो 2 और 3 एक साथ बढ़ गई, यानी ये गलत है। ठीक, उसके बाद इसमें 2 बढ़ रही है, ये हो सकता है। इसमें 2 बढ़ रही है, ये हो सकता है। इसमें 3 बढ़ रही है, ये गलत है। ठीक, एक के बाद सीधे 3 नहीं आएगा, एक के बाद 2 बढ़ेंगे। ठीक, तो ये गलत है। एक के बाद 2 तो बढ़ रही, इसमें एक के बाद 2 तो बढ़ रही, लेकिन एक हो गया ऊपर। इसमें देखो ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है, उसके जस्ट आगे बढ़ रही, उसके जस्ट आगे बढ़ रही, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। तो एक ऊपर हो गई, 2 नीचे आ गई, यानी ये गलत है। ठीक, ये गलत है, क्योंकि एक के ऊपर, एक के जस्ट ऊपर 2 बढ़ेंगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा वाला गलत हो जाएगा। चौथा वाला गलत। तो एक ही बचा कौन सा? 2 नंबर। एक ही बचा कौन सा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, क्योंकि ये है डॉलर, या तो आपको एस दिख रहा होगा, शायद पीपीटी में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। अगर एस दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, एस मान लो या तो हैज मान लो, वैसे डॉलर है ये। ठीक, क्या हो रहा है? हैज क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, हैज क्लॉकवाइज आगे बढ़ा है, क्योंकि देखो हैज यहाँ पे था, हैज यहाँ पे आ गया, डॉलर यहाँ पे था, डॉलर यहाँ पे आ गया, यानी क्या हो रहा है? हैज क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है। फिर आगे एक और देख लो, हैज यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, डॉलर यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। देखो आगे वाली आकृति में डॉलर यहाँ पे आ गया, हैज यहाँ पे आ गया, यानी हैज जो चल रहा है, जो हैज है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, वो क्लॉकवाइज चल रहा है आगे। और जो डॉलर है, जो डॉलर है या एस दिख रहा हो, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। वो कितना? एक कदम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। जो हैज है वो एक कदम क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक, तो देखो हैज यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब हैज क्लॉकवाइज आगे चलेगा तो हैज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, हैज आ जाएगा यहाँ पे, और जो डॉलर है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यानी हैज और डॉलर आपस में स्थान बदल लेंगे, तो हैज आ जाएगा ऊपर, डॉलर आ जाएगा नीचे। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 4 नंबर। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 4 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 ही क्वेश्चन थे। तो ये आपके थे ग्रुप वाई मॉक 01, यानी एक मॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। 22 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 8 क्वेश्चन किसके आते हैं? 8 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस के। 8 क्वेश्चन किसके आते हैं? जीएस के आते हैं, जो कि आपको नेहा मैम कराने वाली है। कौन सी मैम कराएंगी? नेहा मैम कराने वाली है। ठीक, तो 22 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।